हमारे सभी करनाल शहर के नागरिकों से एक सूचना शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक आह्वान किया था 2 दिन पहले, उनका जो देश के साथ बात हुई थी उनकी, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो इस सिलसिले में चूँकि कोरोना का समय है और सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को घर पे डिलीवरी देने का एक पहल प्रशासन ने, सरकार ने की हुई है, तो इस सिलसिले में हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, आज से शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है लोकली। इस एप्लीकेशन के ज़रिए हमारे करनाल वासी खाने पीने की चीज़ें, बेकरी और बाकी अन्य चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन बाकी जो एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस थी उनसे इस प्रकार से भिन्न है कि एक तो इसमें करनाल के सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबे और बेकरी ज़्यादातर जो है वो हमने जोड़ दिए हैं। इसके लिए हमने हमारे रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ढाबा एसोसिएशन, बेकरी एसोसिएशन, इन सब से भी बैठक की है और इन्होंने भी इसमें 100% सहयोग का वादा किया है। दूसरा, जो इनका चार्जेस होंगे, जो ये ढाबों पे या रेस्टोरेंट्स पे लगाएंगे, वो 8% चार्ज लगेगा, जो कि बहुत ही मिनिमल है। जितनी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, मैं किसी का मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जितनी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं वो 28%, 30% चार्जेस ले रहे हैं। तो उस के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ये इनका जो चार्जेस हैं, इनका जो खर्चा है वो बहुत कम पड़ेगा हमारे रेस्टोरेंट और ढाबे वालों पे। एंड निश्चित रूप से चूँकि वो सारा का सारा कस्टमर को वहन करना होता है, वो जो भी कट लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, तो कस्टमर तक भी उसकी कीमत कम पड़ेगी। इनका जो डिलीवरी का मॉडल है वो इस प्रकार से है कि 4 किलोमीटर तक के एरिया में अगर डिलीवरी करनी है तो वे 25 रुपये लेंगे वन टाइम कस्टमर से, और 4 किलोमीटर से ज़्यादा डिलीवरी करनी है तो 40 रुपये लेंगे। तो अगर कॉस्ट कंपैरिजन देखा जाए तो जो एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या एग्जिस्टिंग जो पोर्टल्स हैं उनके तुलना में काफ़ी हद तक सस्ता है, लोकल डेवलप्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इसमें काम करेंगे, जो युवा इसमें काम करेंगे, युवक काम करेंगे, वो सारे करनाल शहर के हैं, करनाल ज़िले के हैं। तो यानी हमारे ज़िले के लोगों को इससे रोज़गार भी मिल रहा है। तो इसके 3 एडवांटेजेस मैं अलग अलग देखता हूँ। एक तो ये कि इसमें हमारे ढाबा, रेस्टोरेंट्स और बेकरीज़ हैं, इनका बिजनेस एक शुरू होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हमारे युवकों को रोज़गार मिलेगा, शहर के युवकों को। और तीसरा, शहर के लोगों को कम रेट पे, सही दरों पे खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो सकेंगी। तो ये प्रशासन की तरफ से एक पहल है कि किस प्रकार से हम अपने शहर को, अपने ज़िले को आत्मनिर्भर बनाएं और किस प्रकार से हम अपने यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मेरा सभी करनाल वासियों से आग्रह रहेगा कि ये हमारी लोकली जो ऐप है, जो यहीं स्थानीय रूप से निर्मित हुई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उस पर ऑर्डर करें, और ताकि हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिले और सब लोगों तक सही रेट पे चीज़ें पहुँच पाएँ। तो इसमें रहेगा सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बेकरी, करियाना तो नहीं होगा? अभी के लिए किराना इन्होंने ऐड नहीं किया है। मैं इनफैक्ट आग्रह करूंगा इनसे, क्योंकि वो नीड ऑन व्हील्स का टाई अप है, तो लोकली पे किराना सामग्री भी ले आएँ, सब्जी और फल भी ले आएँ, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भी ले आएँ तो और बेहतर होगा। 1-2 दिन में लोकली इस ऐप पे कितना रेस्पॉन्स आता है उसके आधार पे बाकी चीज़ें भी इस पे जोड़ी जा सकती हैं। रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की जो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, उन्होंने भी ये बात रखी थी कि जोमेटो और स्विगी पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, तो शायद उनकी तरफ से ये पहल की गई, उनकी तरफ से ये शुरुआत की गई कि करनाल शहर के लोगों को उसी रेट्स में खाना दिया जाए और कमीशन कम लगे। बिल्कुल। ढाबा एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन से समय समय पे हमारी बातें होती रहती हैं और उनकी तरफ से ये सुझाव आया था कि कई बार तो चूँकि कोई इंडिविजुअल एक बहुत छोटा आइटम ऑर्डर करता है, लेट से 50 रुपये का अगर किसी ने ऑर्डर किया, तो कस्टमर को उसकी कीमत लास्ट में 90 रुपीज़, 95 रुपीज़ पड़ती है, जो कि ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट हो गई उसकी। तो इसलिए हमने एक ज़रूरत महसूस की कि किस प्रकार से जो सर्विस चार्जेस हैं ये रिड्यूस किए जाएँ। और 8% जो सर्विस चार्जेस हैं ये बहुत मिनिमल हैं, बेयर मिनिमल हैं। इनके जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो बेसिक इनका दफ्तर चलाने का जो खर्चा है उसको वहन करने के लिए सिर्फ हैं।
जो डिलीवरी चार्जेस 25 रुपये या 40 रुपये जिस आधार पे चार्ज करेंगे, वो जो डिलीवरी बॉयज़ हैं जो इन्होंने युवक रखे हैं शहर के ज़िले के, उनको दिए जाएंगे, उनको मिलेंगे। और जो 8% जो सर्विस चार्जेस ये रेस्टोरेंट्स या ढाबों से चार्ज करेंगे, उनसे इनका खुद के ऑफिस वगैरह का खर्चा ये चलेगा। चीज़ सर कही जाएगी कि प्रॉपर सील्ड फूड आए रेस्टोरेंट से, चाहे स्नैक्स आए चाहे कुछ भी आए, सील्ड फूड आए, क्योंकि पहले जोमेटो स्विगी में इस तरह से नहीं आता था, लेकिन कुछ वीडियोस जो है जारी हुए थे जिसमें जोमेटो बॉयज ही जो है खाना निकाल के खाते हुए दोबारा पैक करते हुए नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने टेपिंग सिस्टम शुरू किया था हाल ही में। देखिए, इसमें प्रशासन की भी नज़र रहेगी, देख रेख रहेगी इन पे कि एक तो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो अच्छी हो, यानी जो ऑर्डर जिस समय पे मिले उसके विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम ऑर्डर डिलीवर हो जाए। दूसरा, जो खाने की पैकिंग वगैरह है और जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो। और तीसरा, जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनका प्रॉपर समय समय पे मेडिकल चेकअप हो। तो ये तीनों चीज़ें हम अवेलेबल कराएंगे ताकि एक सुरक्षित साफ़ सुथरा खाना जो है हम शहरवासियों तक पहुंचा शुरुआत में देखा जाता है कि सभी कंपनीज ऐसा करती हैं, शुरू में मार्जिन कम लेती हैं, जब कॉम्पिटिटर्स ख़त्म हो जाते हैं तो पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। यही दिक्कत इस समय रेस्टोरेंट्स के साथ है। जब स्विगी जोमेटो आए थे उन्होंने भी 8-10% से शुरुआत की थी, और आज कोरोना का समय भी यानी कि देखने के बावजूद उन्होंने 25 से 28% तक कमीशन लेते हैं, प्लस डिलीवरी चार्ज लेते हैं। तो क्योंकि अब जिला प्रशासन साथ में, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे बाद में अगर इस तरह किया इन्होंने तो। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इस समय हमें ये जो एप्लीकेशन या इस तरह की व्यवस्था है इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। एक टाइम के बाद जब लॉकडाउन नहीं होता है या कोरोना का संकट टल जाता है तब हमें इतनी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फिर जो सिटीजन्स हैं वो बाहर जाके रेस्टोरेंट पे जाके भी खा सकते हैं, ऑर्डर लेके आ सकते हैं, या खुद ओवर द काउंटर भी परचेज करके ला सकते हैं। तो इस मुश्किल के समय में इन्होंने 8% के रेट पे देने का वादा किया है, तो जो ये मेरे ख्याल से प्रशंसनीय है। दूसरा, अगर इस तरह की कोई भी शिकायत आती है कि इन्होंने इससे ज़्यादा चार्जेस करी, तो निश्चित रूप से चूँकि प्रशासन इस समय इनको सपोर्ट कर रहा है और प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि हम इस पे जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो लें। सर, एक रेस्टोरेंट्स और होटल्स वालों से ये जरूर सख्ती से चीज़ लागू की जाए, जो डिस्पोजेबल ये इस्तेमाल करते हैं वो लो क्वालिटी का करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। अब एक में अगर कोई सब्जी मंगाता है, किसी ने शाही पनीर मंगाया, इसमें गर्म होता है वो, लेकिन वो 50 पैसे का जो इनका कंटेनर आता है वो चार्ज करते हैं, जबकि वो अगर 1 या सवा रुपये वाला नहीं तो हार्ड प्लास्टिक होता है, थोड़ा कम वो होता है। रिसाइकलिंग वाला जो होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो थर्ड क्लास प्लास्टिक होता है। बड़ा अच्छा आपका सुझाव है, हम इनसे टेकअप भी करेंगे और आग्रह भी करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो भी इंडिविजुअल होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर रहा है वो कैपेबल है कि उसको अच्छी क्वालिटी का पैकिंग मटेरियल दिया जाए तो वो उसके लिए पे कर सकता है। कैंसर उसी से फैलता है, 1 या 1.5 रुपये में कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल, तो अच्छी क्वालिटी का पैकिंग मटेरियल अवेलेबल करवाएं। सब रोजगार की बात करें, लॉकडाउन चल रहा है और स्विगी और जोमेटो पहले ही काम कर रहे हैं, इसके चलते जहाँ रोजगार की बात करें स्विगी और जोमेटो से लड़के निकाल नहीं दिए जाएंगे, वो घर बैठ जाएंगे। देखिए, हेल्दी कंपटीशन जो है वो हमेशा एक मार्केट में अच्छी चीज़ है। हम तो बेसिकली प्रशासन का इसमें उद्देश्य ये है कि लोगों को एक ऑप्शन दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है होम डिलीवरी करवाएं। एंड निश्चित रूप से दो चीज़ें हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि उनका खाना समय पे और सही क्वालिटी का घर पे ही डिलीवर हो सकता है, तो एक तो लोग वैसे भी बाहर कम निकलेंगे, और दूसरा लॉकडाउन के इफेक्ट से, कोरोना के डर से उनको एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा। तो इसलिए जब ये इतने अच्छे रेट्स पे दे रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन से उम्मीदें हैं कि जितनी भी और कंपनियां हैं वो भी अपने रेट्स को डाउन करेंगी, मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा और लोगों को एक बड़ा अच्छा जरिया बनेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा हमारे शहर के लोगों को। जिस तरह से सस्ता खाना मिले, बढ़िया मिले। आपने लॉन्च हुई थी मीट एंड मील, उसमें भी अभी तक भी काफ़ी कंप्लेंट अभी ग्राहकों की आ रही है। देखिए, ये जो जरिया है जिसका हम लॉन्च कर रहे हैं, ये खाना प्रोवाइड नहीं कराएंगे, सिर्फ खाना डिलीवर करेंगे। तो जो खाने की क्वालिटी है वो तो संबंधित रेस्टोरेंट से ही रहेगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं XYZ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता हूँ तो क्वालिटी और खाने की पैकिंग सारी चीज़ें तो उनकी जिम्मेदारी है। ये जो एप्लीकेशन है इनका या ये जो व्यवस्था है, इसका रोल तो सिर्फ उसको घर पे पहुंचाने तक का है। मिनिमम अमाउंट रखी है हमने इसमें कोई 100 रुपीज़। हाँ, मिनिमम 100 रुपये का खाना इनको किसी भी इंडिविजुअल को ऑर्डर करना होगा, तभी उस पर डिलीवरी दी जाएगी। प्रशासन पर कंप्लेंट नंबर जो है वो प्रशासन की ओर से कंप्लेंट नंबर भी और ईमेल भी प्रेस नोट में लोकल एक्टिव जी, इसमें एक ईमेल और कंप्लेंट नंबर भी हमने प्रेस नोट में भी डिलीवर को भिजवाया है, और जो हमने वीडियो ग्राफिक्स और ये इमेज ग्राफिक्स बनाए हैं इस पर भी हमने मेंशन कर रखा है
अगर किसी को कोई शिकायत आती है तो उस पर इसको दर्ज करा सकता है। सर एक सवाल ये है, क्योंकि आपने अभी प्रधानमंत्री जी का नाम लेके 2 दिन पहले उन्होंने स्वदेशी की बात की थी, तो क्या जिला प्रशासन की पहल पे ये हुआ है या इन लोगों ने आपसे संपर्क किया कि हमने कुछ इस तरह का प्लान किया है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर करना चाहते हैं? देखिए जॉइंट एफर्ट था। एक ये ज़रूरत महसूस हुई थी, जितने भी रेस्टोरेंट और ढाबा ओनर से हमारी बात हुई थी, कि जो बाकी कई सारी कंपनियां हैं वो बहुत हाई चार्जेस ले रही हैं। क्योंकि नीड ऑन व्हील से जब हमने शुरू किया था तो हमने इसी उद्देश्य से किया था कि उसके चार्जेस कम रखे जाएं। तो कुछ इसी प्रकार से लोगों ने हमारे साथ बैठ के बातचीत की कि हम उसको रीज़नेबल रेट्स पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो लोगों की ज़रूरत को देखते हुए और जो रेस्टोरेंट और ढाबा ओनर्स हैं उनकी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने इसमें डिसीजन लिया कि हम इनकी हेल्प करेंगे, प्रमोट भी करेंगे और रेगुलेट भी करेंगे। इसका ध्यान भी रखेंगे। टाइमिंग्स का कोई अभी ऊपर नीचे चेंज रहा? क्योंकि दुकानदार भी आपसे मिले थे, कुछ 2 से 2 बजे तक जो दुकानें खुली थी उसमें कुछ अभी तक तो इसमें प्रशासन ने एक दुकानदारों के साथ बैठक के बाद यही फैसला हुआ था कि जो अभी तक की व्यवस्था है वो संडे तक हम कंटिन्यू रखेंगे, 17 तक। 17 को उनकी तरफ से काफ़ी सारे सुझाव आए थे, उन पर भी चर्चा करेंगे और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो गाइडलाइंस आनी हैं उसके बाद 17 को प्रेस के ज़रिए भी और तरीक़ों से भी हम हमारे शहरवासियों को, जिलेवासियों को सूचित करेंगे कि आने वाले समय में मार्केट्स की और उनका समय सीमा सर कैसा मेरा एक है। सुझाव है सर, जैसे वोडाफोन और आइडिया वो जब भी किसी फील्ड के वर्कर की रिक्रूटमेंट करते हैं वो उनका हेलमेट, लाइसेंस, आरसी, पोल्यूशन ये सब कुछ देख के करते हैं। अगर इन लोगों के साथ भी ऐसा किया जाए तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों की पालना भी होगी, कोई इंसिडेंट भी नहीं होगा और जो लोग भी आएंगे थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि जिन लोगों ने भी ये टेक ओवर किया है कम से कम उनका सिस्टम स्विगी जोमेटो से ठीक है, क्योंकि उनके पास अमूमन देखा जाता है कि हेलमेट्स या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बहुत बढ़िया और बड़ा पॉजिटिव सजेशन है। हम इसको ज़रूर इंश्योर कराएंगे कि जितने भी यातायात के नियम हैं, जितने भी रेगुलेशन है, इनको ये फॉलो करें। सर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए आपने 100 नंबर 1950 नंबर से शिकायतें आ रही है कि नंबर उठाते नहीं है, अगर वो उठा लेता तो सर्वे भी नहीं दिया तो ना ही रात की गिटे पहुंच रही है इस मसला। देखिए 1950 नंबर पे आई वुड से काफ़ी सारी रोज़ाना की शिकायतें आती हैं, 1000, 800, 600 अलग अलग शिकायतें मिलती हैं। पिछले एक हफ्ते में प्रशासन की टीम ने नगर निगम के ज़रिए, नगर निगम के एम्प्लॉयज़ के ज़रिए लगभग 5000 राशन किट्स जो है लोगों को पहुंचाई हैं। कई बार इसमें कई सारे ऐसे केसेस मिले, अभी भी 70% के करीब केसेस ऐसे मिलते हैं जिनको या तो राशन पहुंच चुका है या जिनको बीपीएल राशन मिल गया डिपो से। लेकिन कई बार लोग ये समझते हैं कि चूँकि सरकार का जिम्मेदारी है फ्री राशन बांटना और हमारी एंटाइटलमेंट है और इस करके कॉल कर देते हैं। तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि इंडस्ट्रीज़ चल चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल चुके हैं, तो ज़्यादातर जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो लोग थे, उनको रोज़गार मिल चुका है। जिन लोगों को नहीं मिला है, जो जेन्युइन लोग हैं, सिर्फ वही कॉल करें 1950 पे, क्योंकि 1950 नंबर अगर आप देखेंगे, कई बार मैं खुद उसकी फंक्शनिंग रिव्यू करता हूँ, 10 हैंडसेट होने के बाद भी ऑलमोस्ट दिन में 15 से 16 घंटे पूरे के पूरे 10 हैंडसेट ऑक्यूपाइड होते हैं। इतने सारे कॉल्स आते हैं एंड उनमें से 70-80% कॉल्स गलत होते हैं, जिनको एक्चुअल राशन की या तो नीड नहीं होती या सिर्फ उनको ये भ्रम है या उनको ये सूचना मिली है कि सरकार सबको फ्री राशन दे रही है, चाहे उसको किसी को ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, मीडिया पर्सनल भी बैठे हैं, शहर के बाकी लोग भी बैठे हैं, कि हमें ये सूचना फैलाने की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल ज़रूरतमंद हैं, जो बिल्कुल अपना गुजारा नहीं कर सकते और लॉकडाउन की वजह से जिनका रोज़गार छिन गया है, सिर्फ वो लोग वहाँ पे अप्लाई करें। 1-2 तो इस तरह के केसेज आए कि कोई अपनी गाड़ी से उतर के राशन किट लेने के आया और राशन किट लेकर के गाड़ी में रख के लेके गया। तो अगर जिसके पास 4 व्हीलर है और वो फिर एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि मुझे राशन किट मिले, तो कहीं ना कहीं ये हम अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप सबके ज़रिए मेरा आग्रह रहेगा कि जो बिल्कुल ज़रूरतमंद हैं सिर्फ वही इस पे कॉल करें, ताकि हम जितना भी कॉल्स का लोड आता है इसको डिलीवर कर सकें। प्रवासी मजदूरों के लिए आपने रजिस्ट्रेशन शुरू की हुड्डा में, लेकिन अभी तक उनको प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जा रहा कि कब ट्रेन शुरू होगी, कब बस शुरू होगी। लोग अभी भी बहुत पैनिक में हैं, पैदल निकल रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर, पैरों पे उसके छाले पड़े हुए हैं, और जिला प्रशासन की तरफ से उनकी काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही, चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा कि कितने मजदूर कहाँ रहते हैं। इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी आप योगदान ले सकते हैं ताकि उनको समझाया जाए। इस समय समझाने की जरूरत है। सिर्फ अगर हमें नहीं लगता कि सिर्फ मीडिया में बोलने से कि आप नहीं रहे, काम शुरू हो जाएगा, इससे वो लोग समझेंगे, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। माइग्रेंट लेबर्स के लिए हमने इनफैक्ट पहली चीज़ तो जितने भी लोग पैदल जा रहे हैं, ज़्यादातर इसमें से ऐसे लोग हैं जो पंजाब से आते हैं, और चूँकि जीटी रोड पे करनाल पहला ऐसा पॉइंट पड़ता है जिसमें यूपी जाने का रास्ता है, मंगलोरा पुल, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे पैदल दिखते हैं।
जिला प्रशासन ने एक बिल्कुल क्लियर कट इसमें निर्णय लिया है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंडिविजुअल अगर पैदल चलता हुआ मिलता है तो प्रशासन बस में बिठा करके उसको हमारे शेल्टर होम में हम लेके आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, हेल्थ चेकअप करेंगे, और जब तक उनके जाने की व्यवस्था नहीं हो जाती उनको हम अपने शेल्टर होम्स में रखेंगे। सिर्फ आज में जो है 1600 ऐसे प्रवासी मजदूर हमने अपने 12 अलग अलग शेल्टर होम्स में रखे हैं। अभी तक हमारे शेल्टर होम्स की संख्या भी सिर्फ 6 थी, आज ही वो बढ़ा करके 12 की गई है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको और भी बढ़ा देंगे। सिर्फ कल में हमने 600 माइग्रेंट लेबर्स बसों के ज़रिए यूपी के अलग अलग ज़िलों में भेजे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आज 1600 लोग रखे गए हैं इनको भी आने वाले 1-2 दिन में बिना कोई खर्चे के निःशुल्क रोडवेज़ की बसों के ज़रिए भिजवाएंगे। कोई आइडिया ट्रेन और बस कब शुरू? इनमें से जो लोग ऐसे हैं जो यूपी के नहीं हैं, बिहार के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या छत्तीसगढ़ के हैं, उनके लिए हम ट्रेन्स की व्यवस्था करवा रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर्स के लिए ट्रेन्स हैं वो चल गई हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है और इसलिए कई बार माइग्रेंट लेबर्स को हफ्ते भर तक का इंतज़ार करना पड़ जाता है। बसेज़ की जहाँ तक बात है, जो सार्वजनिक परिवहन की बात है, तो आज से करनाल में 2 बसें लगाई गई हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं 18 से जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो और ज़्यादा खुलेगा और ज़्यादा शुरू होगा। सर, दावा किया था मुख्यमंत्री जी ने भी किसी का रोजगार नहीं जाएगा, निजी क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र में भी। लगातार सर हम लोग भी खबरें चला रहे हैं, आप तक भी मामला आ रहा है, चाहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हो, मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स हो, आज का जो मामला है करण लेक का, वहाँ से भी जो ठेकेदार लोग थे सर उन लोगों को निकाला जा रहा है। यानी कि सर आपने ये भी कहा था कि उनकी शिकायत हम ले रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। अब शिकायत अगर सरकार के खिलाफ होगी सर तो कार्रवाई कौन करेगा, कैसे करेगा? किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई रोजगार जाता है तो हम शिकायत करें कहाँ पे? लोग कहते हैं डीसी ऑफिस आते हैं, बाहर पुलिस रोक लेती है, अंदर किसी तरीके से आ भी जाते फिर भी मिलने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं सर जो ग्राउंड रियलिटी है और जो, क्योंकि आप लोग ऑफिस में होते हैं, शायद आप तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचती, हम लगातार आपको फीडबैक देते भी हैं, लेकिन सर उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अगर रोजगार चला जाएगा सर कोरोना में तो चाहे हम कितना ही राशन बांट लें, माइग्रेंट लेबर भी इसीलिए जा रही है क्योंकि उनकी सुविधा वो नहीं मिल पा रही, जो एक्चुअल में अखबार और मीडिया में बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो हकीकत से दूर नहीं लगता। देखिए, बिल्कुल जायज़ बात है, लॉकडाउन की वजह से किसी का भी रोज़गार ना जाए, ये सरकार की पहल भी है और प्रशासन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इसको एनफोर्स कराने के लिए। अगर किसी को भी इस तरह की बात शिकायत दर्ज करवानी है तो वो हमारे मिनी सेक्रेटरीट के ग्राउंड फ्लोर पे जो हेल्प डेस्क बनाई गई है वहाँ पे आकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, या फिर लेबर डिपार्टमेंट में एडिशनल लेबर कमिश्नर के ऑफिस में हमने उनको नोडल बना रखा है इसका, उनके ऑफिस में जाके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। जितनी भी ऐसी शिकायतें होंगी हम एक एक का रिव्यू करेंगे और हम इंश्योर कराएंगे कि उनको रोज़गार मिले या फिर उस दौरान उनकी तनख्वाह ना काटी जाए। और जो सरकारी कार्यालयों से सर निकाले जा रहे हैं उनके लिए क्या, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से भी लगातार लोगों को निकाला जा रहा है और हमने सर उनकी न्यूज़ कवरेज भी की, चंडीगढ़ से मेरे पास फ़ोन भी आया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी फ़ोन आया, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी आया। इवन देन उन लोगों को सर धमकाया जा रहा है, पैसे भी ले लिए उनसे, नौकरी की 3 महीने काम किया, उसके बावजूद उसकी सैलरी नहीं दी आदमी की और बिना किसी टर्मिनेशन के, बिना किसी रिटर्न फॉर्मेलिटी के उनको बाहर निकाल दिया सर। तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है सर सरकार की बदनामी करवा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल्पना चावला में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की शिकायत मेरे नॉलेज में आई भी है और हमने जॉइंट डायरेक्टर है वहाँ ईशा कंबोज जी, उनको उसकी जांच सौंपी है। जो कल्पना चावला प्रशासन ने उसमें बताया है कि उस एम्प्लॉय की इनडिसिप्लिन था, अनुशासनहीनता थी जिस वजह से उसको निकाला था। मैंने वहाँ जॉइंट डायरेक्टर से बात की है, उनको जांच सौंपी है, जैसे उनकी जांच रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम इस पे फर्दर एक्शन ले लेंगे। सर, एक मामला आया था आपके पास सिग्नेस अस्पताल का, आयुष्मान कार्ड था महिला का, वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड भी लगा, उसके बावजूद भी उनसे पैसे ले लिए। मेरे संज्ञान में आया था, वो महिला मेरे से मिली भी थी और हमने सीएमओ को इसके लिए कहा हुआ है, उन्होंने स्टेटस भी चेक करा रहे हैं। जैसे इस तरह की अगर कोई लापरवाही आती है तो एक्शन बनेगा, जो भी उनको रिलीफ प्रशासन की तरफ से दी जा सकेगी वो हम देंगे। प्रवासी मजदूरों की अगर बात करें, पंजाब से आ रहे हैं, सरकार आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नज़र बचाकर 150 से 200 मजदूर घरुंडा हल्का में पड़ता है लालूपुर लगा, वहाँ से पार उनको कराया जा रहा है। एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। बिल्कुल ये सही बात है और बड़ा इंडिग्निफाइड तरीका है, बड़ा ये मानवीय तरीका है जिस तरीके से उनको वहाँ से पार कराया जा रहा है। हमने इसके लिए एसडीएम घरुंडा की ड्यूटी लगाई है, 24 आवर हमने कहा है कि कोई एक कंसर्न्ड ऑफिसर वहाँ पे मौजूद रहे जो बिल्कुल भी उनको पार वहाँ पे ना जाने दे।
अगर किसी को भी जाना है, मैं आप सबके ज़रिए भी आग्रह करना चाहूँगा, प्रशासन ने लगभग 2-2.5 हज़ार लोग बसों से, ट्रेन से भेजे हैं अभी बाहर। जिस किसी को भी जाना हो वो शेल्टर होम में आकर के रजिस्टर कर ले, अपना हेल्थ चेकअप कराए और वहाँ रहे। हर एक सुविधा का उनका ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद उनको ट्रेन या बसेस की अरेंजमेंट्स करके उनके गृह जिले में भेजा जाएगा। और चूँकि इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू भी हो गई हैं, तो अभी जल्दबाजी ना दिखाएं, इंतज़ार करें, उनको रोज़गार ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। आखिरी सवाल है सर, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। एक सवाल है सर कि जो सब्जी वालों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं सर, अब तो क्योंकि स्थिति खुल चुकी है, बहुत सारे लोग सर रोज़ शुगर मिल के बाहर खड़े होते हैं कि हमें भी दिया जाए। वहाँ कहीं ना कहीं सर अब नरमाई की ज़रूरत है, सख्ती बहुत हो चुकी है सर, क्योंकि अब सबको छूट मिल चुकी है, तो वो लोग भी चाहते हैं। एक जो रेडी वाले हैं सर, जिनका रोज़गार कोई गोलगप्पे बेचता था, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनको परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि थोड़ी क्लैरिटी हो, क्योंकि प्रवासी मजदूरों में वही लोग सबसे ज़्यादा हैं जो काम भी नहीं कर पा रहे, राशन भी नहीं मिल पा रहा, पैसे भी नहीं है और कोई मदद भी नहीं मिल पा रही। उनके लिए क्या कोई 17 तारीख के बाद कोई रिलैक्सेशन मिलने जा रहे हैं इन दोनों लोगों को? इसमें 2 चीज़ें हैं। जो सबसे पहली सब्जी और फ्रूट वेंडर्स हैं, उनके लिए तो हमने ऑलरेडी व्यवस्था बनाई है। जितने भी व्यवस्था में छूट गए थे, लगभग 700-750 लोग अभी तक रजिस्टर हो गए हैं। जितने लोग छूट गए हैं लगभग इतने ही लोग हो रहे हैं। टोटल 1.5 हज़ार के करीब की संख्या हमारे सामने इनकी एसोसिएशन ने और आड़तियों ने दी थी। तो अभी हम उनकी व्यवस्था बना रहे हैं, या तो हम सब लोगों को टाइम बाउंड तरीके से अलग अलग समय पे उनको मंजूरी दें, या उनको अल्टरनेट डेज मंजूरी दिया जाए। हमारी कोशिश प्रशासन की ये रहेगी कि सारे के सारे लोगों को व्यवस्था में शामिल किया जाए, ताकि सबका रोजगार चलता रहे। जहाँ तक रेहड़ी वाले और जो वेंडर्स हैं जो खाना बनाते हैं, खाना रेहड़ी पे बेचते थे, 17 तक तो पूर्णतया प्रतिबंधित है केंद्र सरकार के नियमों के आधार पे ही। उसके बाद जिस तरह की डायरेक्शंस आएंगी, प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि इनको कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था बना के दे, ताकि अपना रोजगार चला सके। सर, एक रास्ता बंद किया हुआ है सेक्टर 6 चौक पे गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, जिसकी वजह से लोगों को 5 से 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है सेक्टर 12 की ओर से। तो उनका बार बार अनुरोध है कि इस रास्ते को खुलवा दिया जाए। इसमें देखिए, जो जीटी रोड से जितनी भी रास्ते करनाल शहर को जाते हैं, इनमें से कई कुछ हमने बंद किए हैं। उसकी मेन वजह ये थी कि जितने भी केसेस करनाल में आए हैं वो बाहर से आने वाले लोगों की वजह से आए हैं। जितनी कम हम एंट्रीज रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा उनको नोटिस करना, उनका हेल्थ चेकअप कराना, उनको रजिस्टर करवा पाना। और 17 से उम्मीद है 17 के बाद से काफ़ी कुछ इसमें रिलैक्सेशंस मिल जाएंगे। ओलावृष्टि और तूफान से कल किसानों की जो सब्जी की फसल है काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। रंबा सुमोरा साइड पूरी जो बेल्ट है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके लिए किसानों को इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमें मिली है और स्पेशल गिरदावरी भी करवाएंगे। और जिन जिन का मुआवजा का केस बनेगा एज पर द नॉर्म्स, उन सबको सरकार से बात करके मुआवजा दिलवाया जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की आर्थिक विपत्ति उन पे ना आए। दूसरा, एक जो यूपी से जो लोगों को जिन किसानों को गेहूं लेके आना था, सरकार ने उनको भी राहत दी है। और जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है वो ओपन हो गया है, उस पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आड़तियों से करवा सकते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमने जो नाके लगा रखे हैं यूपी में, उनको कम्प्लीटली उठा लिया जाएगा आने वाले 1-2 दिन में। और यूपी वाला जो वीट है जो हरियाणा के किसानों ने वहाँ बो रखा है, वो भी अपना वीट यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं और यहाँ मंडियों में बेच सकते हैं। किसानों की सर पेमेंट को लेकर क्या है? अभी तक पेमेंट नहीं होता, इसे काफ़ी लंबा टाइम होता है। लगभग 250 करोड़ के करीब की पेमेंट तो करनाल में हो गई है। और अभी इसके अलावा भी जो भी लगभग 26 अप्रैल तक की पेमेंट कंप्लीट हो गई है। और आने वाले समय की भी जैसे जैसे हरियाणा सरकार से फंड्स प्राप्त होंगे तो पेमेंट्स भी टाइमली करवाई जाएगी। और इसमें अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज आती हैं किसी किसान को लेकर के, तो हम सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। सर, सवाल सब्जी वालों पर ही है। पहले सब्जी वालों ने कार्ड नहीं, अपने लाइसेंस नहीं बनवाए थे कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन वो लोग हैं जो 20 से 25 साल दुकान लगाते थे। अब उनका ये कहना है कि जो अब सब्जी के दोबारा लाइसेंस या पास बनाए गए हैं, वो आड़तियों ने कब्जा कर लिया है। अपने लोग जो हैं टाटा एस गाड़ी जिसका खर्चा 1500 रुपये डेली आता है गाड़ी, और उसके समय क्या इतनी कमाई है कि 1500 रुपये? देखिए, 17 तारीख तक तो हमने जो शहर के अंदर फड़ी लगा करके एक निश्चित स्थान पे बैठ के लोग सब्जी बेचते थे, उनको प्रतिबंधित किया हुआ है, रोका हुआ है, उनके पासेस नहीं बने हैं। 17 के बाद हम इस पे फैसला लेंगे और जितने भी जो भी व्यवस्था बनेगी उस प्रकार से उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, निरीक्षण करेंगे, बिल्कुल निरीक्षण करेंगे।